जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और यूपीएसआई बैच के लिए मैं आपको मूल विधि पढ़ा रहा हूं। मूल विधि सीरीज का यह 7वां वीडियो होगा, 7वां लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने धारा 1 से लेकर के लगभग 354 वगैरह तक की धाराएं देख ली हैं, छेड़खानी वगैरह तक की धाराएं देख ली हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो और बची हैं उसको हम देख लेंगे। इसके बाद भारतीय दंड संहिता का जो कॉन्सेप्ट है वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम अन्य दंड प्रक्रिया संहिता वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद आपको अभ्यास कराएंगे। तो इस विषय पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले अगर आपने यूपीएसआई के जब बैच के लिए एडमिशन नहीं लिया है तो आप अभी तुरंत www.coaching.in पर जाइए और इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं यूपीएसआई बैच के लिए, जहां आपको सारे कोर्सेज जो है यूपीएसआई के मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आगे की धाराओं के बारे में। धारा 375 जो है आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में बलात् संघ नाम से लिखा गया है बलात् संघ, ठीक है ना। बलात् संघ का वही मतलब है जो आप बलात्कार समझते हैं, वही जो है इसमें बलात् संघ लिखा है, जिसको अंग्रेजी में रेप बोलते हैं। रेप की कंडीशंस दी गई हैं कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला की सहमति के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे बलात्कार माना जाएगा, ठीक है ना। जनरली यही परिभाषा, डिफिनीशन होती है रेप की, यही जो है समझ होती है रेप की। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे अगर कोई महिला या बालिका कह लीजिए 18 वर्ष से कम है, ठीक है ना, उसकी आयु क्या है? 18 वर्ष से कम है, और कोई पुरुष उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो चाहे वह उसकी सहमति से करे या असहमति से करे, दोनों स्थितियों में यह कार्य क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा, रेप माना जाएगा, ठीक है ना। यानी 18 वर्ष से कम किसी भी आयु की महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी 15 वर्ष की आयु से ऊपर है, ठीक है ना, आपकी पत्नी की आयु क्या है? 15 वर्ष से ऊपर है, तो यह जो है कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी को अगर उल्टा कहें, उल्टे दृष्टिकोण से कहें, जैसा भी हमने आपको बताया कि किसी स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ किया गया फिजिकल इंटरकोर्स बलात्कार कहलाता है। लेकिन अगर वो जो है क्या है? विवाहित है, तो बलात्कार नहीं माना जाएगा, बशर्ते उस महिला की आयु क्या हो? 15 वर्ष से ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पत्नी अगर चाहे कि अपने पति के ऊपर बलात्कार का अपराध लिखवा दे तो वह संभव नहीं है, ठीक है ना। पत्नी पति के ऊपर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, बलात्कार का आरोप या बलात्कार की धारा नहीं लगा सकती, क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप जो है अभी कानूनन स्वीकृत नहीं है, ठीक है ना, जिसको वैवाहिक बलात्कार कहते हैं, ठीक है। ये जो बलात्कार है इसके लिए धारा 376 में दंड का प्रावधान किया गया है। यानी अगर किसी के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है बलात्कार के लिए तो वह सीधा लिखा जाता है आईपीसी की धारा 376। मतलब क्या मुकदमा लिखा जाएगा? धारा आईपीसी की 376 के साथ उसको मुकदमा लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुकदमा लिखते समय वही धाराएं लिखी जाती हैं जिनमें दंड का प्रावधान हो, ठीक है ना। परिभाषाएं उस कंडीशन को समझने में काम आती हैं, ठीक। अगली धारा है 376D या 376 ग है। इसको बोलते हैं सामूहिक बलात् संघ या गैंग रेप, ठीक है ना। तो गैंग रेप के लिए जो दंड देने वाली धारा है उसको बोलते हैं 376D, ठीक है ना, 376D। गैंग रेप का मतलब जब एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो वह सामूहिक बलात् संघ की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इतना आप क्लियर हो गया। अगला है धारा 377। इसमें जो है प्रकृति विरुद्ध बलात्कार करने का दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ प्राकृतिक दशाओं के अलावा फिजिकल इंटरकोर्स करे, या वह किसी जानवर के साथ इंटरकोर्स करे, या किसी पुरुष के साथ ही कोई पुरुष जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो इसको जो है अप्राकृतिक यौनाचार माना जाएगा, यानी प्रकृति विरुद्ध अपराध माना जाएगा। उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया धारा 377 में।
धारा 378 में चोरी के बारे में बताया गया है। चोरी का मतलब यह हुआ, आपके पास कोई चल संपत्ति है, आपकी जानकारी के बिना कोई व्यक्ति उससे क्या कर ले, हथिया ले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे चोरी कहते हैं। चोरी के लिए चल संपत्ति का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चल होनी चाहिए। अचल संपत्ति के केस में चोरी का मुकदमा नहीं लिखा जाता। जैसे आपकी जमीन है तो जमीन की कभी चोरी नहीं होगी, चोरी का मुकदमा जमीन के संदर्भ में नहीं लिखा जाएगा। और चोरी के लिए जो दंड का प्रावधान करती है वह धारा है धारा 379, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर चोरी का मुकदमा लिखवाना है तो वह मुकदमा लिखा जाता है धारा 379 379 आईपीसी के अंतर्गत, ठीक है ना। हमें यह नहीं देखना है चोरी के लिए कितने वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया है, ध्यान यह देना है कि कौन चोरी का मतलब क्या है और चोरी के लिए आईपीसी की किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है। अगली धारा है धारा 390, इसमें लूट की परिभाषा बताई गई है। और लूट का मतलब क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट है चोरी और दूसरा कॉन्सेप्ट है लूट। दोनों में अभियुक्त या अपराधी क्या करता है, सामने वाली व्यक्ति के कोई चल संपत्ति जो है ले लेता है। चोरी क्या है, चोरी तब की जाती है जब वह व्यक्ति मतलब उसके अनजाने में कोई कार्य, कोई जो है उसकी संपत्ति ले ले तो उसे कहते हैं चोरी, और उसकी जानकारी में ले ले तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लूट, ठीक है ना। तो चोरी और लूट में ये अंतर है। धारा 391 जो है बताता है डकैती को। डकैती के लिए जो है 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अगर लूट करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, उसे डकैती माना जाएगा। लूट के लिए एक व्यक्ति भी पर्याप्त है। अकेला व्यक्ति लूट कर सकता है लेकिन अकेला व्यक्ति डकैती नहीं कर सकता है। डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट किए रहिएगा। डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, ठीक है। और लूट के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 392 में किया गया है, यानी किसी व्यक्ति ने किसी के साथ अगर लूट कारित की तो उसके ऊपर मुकदमा किस में लिखा जाएगा, धारा 392 आईपीसी में लिखा जाएगा। और डकैती के लिए लिखा जाएगा धारा 395 आईपीसी में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, कोई गंभीर चीज़ नहीं है। लूट डकैती ये सब आप जानते हैं, उसकी धाराएं हैं। इन धाराओं को चूंकि बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सरलतापूर्वक जो है रिमेंबर करवा दे रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण धारा है धारा 497, इसको बोलते हैं जारकर्म या अंग्रेजी में बोलते हैं एडल्टरी, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडल्टरी। जारकर्म का मतलब यह है, इस स्थिति को समझिए, ए और बी दोनों मैरिड हैं, ठीक है ना। ए क्या है, पति है, और बी क्या है, पत्नी है, ठीक। जारकर्म मैं आपको समझा रहा हूँ, एडल्टरी को समझा रहा हूँ। ए क्या है, पति है, बी पत्नी है। ए और बी दोनों क्या है, पति पत्नी है। एक थर्ड व्यक्ति आता है यस, ठीक। थर्ड व्यक्ति क्या आता है, यस। यस जो है बी के साथ फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है ना। फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जबकि यस को पता है कि बी क्या है, बी शादीशुदा है, ठीक है ना। यस को यह बात मालूम है कि बी क्या है, शादीशुदा है, तब भी उसके साथ क्या करता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। तो यह जो घटना होगी, यह घटना किस श्रेणी में आएगी, यह घटना आएगी जारकर्म की श्रेणी में, जिसको बोलते हैं एडल्टरी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पत्नी उस व्यक्ति, मतलब अगर बी सहमत है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, तो ही जो है जारकर्म की धारा या एडल्टरी लिखी जाएगी। अगर असहमत है तब तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेप यानी बलात्संग या बलात्कार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जो है बी सहमत है, यस सहमत है, लेकिन यस को पता है कि बी मैरिड है, तो उस स्थिति में यस के ऊपर कौन सा अपराध बनता है, यस के ऊपर जारकर्म का मुकदमा बनता है। जारकर्म मतलब एडल्टरी का मुकदमा बनता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अवैध घोषित कर दिया है। उसका कारण यह है कि यह स्त्रियों के अधिकार को कहीं न कहीं छीनता है, ठीक है ना, स्त्रियों के अधिकार को छीनता है। कहने का मतलब पत्नी जो है स्वेच्छापूर्वक जो है इसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, फिर भी
फिर भी उसका पति चाहे तो उसके ऊपर यश के विरुद्ध जो है अपराध लिखवा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस अपराध में बी दोषी नहीं होगी, बी दोषी नहीं होगी। यानी अगर एडल्ट्री का मुकदमा है तो वह महिला जो है दोषी नहीं होगी। दोषी कौन होगा? वह पुरुष होगा। कंडीशन क्या है? वह पुरुष उस महिला के साथ यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। ठीक है। 498A या 498 क अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, इसे आप चाहें तो स्टार लगा करके नोट कर लें। 498A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर अपराध का प्रावधान करती है। यानी कह लीजिए यह जो है घरेलू हिंसा से संबंधित है। ठीक है ना, घरेलू हिंसा से संबंधित है। और यह जो है आईपीसी में इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि कोई व्यक्ति दहेज हत्या न करे या दहेज हत्या करने का प्रयास न करे या मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित न करे। ठीक है ना, इसलिए यह जो है इस धारा का प्रावधान आईपीसी में क्या क्या है, धारा 498A। तो इसके साथ जो है आईपीसी का जो सेक्शन हो जाता है वह हो जाता है पूरा। आईपीसी की जितनी मैंने महत्वपूर्ण धाराएं आपको बताई हैं उन सारी महत्वपूर्ण धाराओं को एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जब जब आवश्यक समझिएगा तब तक देख लीजिएगा। और उतनी धाराओं को आप 100% नोट करके याद करके समझ करके एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि जो धाराएं मैंने आपको पढ़ाई हैं वो बहुत अति महत्वपूर्ण धाराएं ही पढ़ाई हैं। बाकी फालतू चीज़ों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। तो मेरे जितने वीडियोज़ हैं, आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे वीडियोज जो है आप अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको छोड़ना जो है किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं होगा, आपके लिए लापरवाही माना जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन के साथ आईपीसी का जो है भारतीय दंड संहिता का जो है पूरा अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। तब तक कोचिंग जंक्शन के साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।